बिहार में नीतीश कुमार उछल रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी, लेकिन दोनों की यह हालत पस्त है। नीतीश कुमार पर सियासी दगाबाजी का जो आरोप लगा है, वे उस आरोप से ही पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। बिहार की जनता का भरोसा उनसे लगभग खत्म हो चुका है। यही हाल ममता बनर्जी का है। इतने घोटालों में उनकी सरकार फंस चुकी है कि लोग टीएमसी को अब तक का सबसे भ्रष्ट पार्टी मानने लगे हैं। रही बात देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ मायावती अब तक अपने घर में ही बैठी हैं। अखिलेश यादव ट्विटर से बाहर नहीं निकल पा रहे और झटके पर झटका खाने के बाद प्रियंका वाड्रा ने तो यूपी से तौबा कर लिया। उन्होंने यूपी आना ही बंद कर दिया है। मतलब यह कि जो नेता प्रधानमंत्री को ऐसे ही हवाई चुनौती दे रहे थे, वे पूरे देश में कहीं जमीन पर नहीं है। दूसरी तरफ भाजपा है, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम नेता जमीन पर उतर चुके हैं। दनादन दौरे जारी हैं। लोगों को सरकार केंद्र की नरेंद्र मोदी और राज्य की योगी आदित्यनाथ की नीतियों के बारे में बता रहे हैं। ऐसे में विपक्ष किन नीतियों के सहारे और आश्रय केंद्र की राजनीति में वापसी करना चाहती है, वह अभी तय नहीं हो पाई है। मायावती का राजनीतिक घरवास जारी है। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद से वे राज्य के राजनीतिक परिदृश्य से लगभग गायब हैं। यूपी चुनाव 2022 के दौरान उन्होंने ताबड़तोड़ दौरे किए, लेकिन आखिरी समय में इसका कोई फायदा बसपा को नहीं मिला। यूपी चुनाव भाजपा बनाम सपा होकर रह गई। भाजपा दोबारा सत्ता में लौटी तो फायदे में सपा भी रही। इस हार के बाद बसपा समीक्षाएं कर रही है, मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं, लेकिन सब घर से। जमीन पर उतरना तो दिख ही नहीं रहा। जमीन पर कार्यकर्ता अपनी तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन नेता ही नहीं दिख रही। प्रियंका वाड्रा पर उत्तर प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी थी। यूपी चुनाव 2022 के दौरान उन्होंने लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे के साथ कांग्रेस की जमीन मजबूत करने की कोशिश की। महिलाओं को 40% सीटों पर खड़ा किया, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस के महज 2 विधायक पहुंचे। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद अजय कुमार लल्लू को प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन पार्टी 6 माह से प्रदेश अध्यक्ष के नाम को फाइनल नहीं कर पाई है। प्रियंका गांधी आखिरी बार जून में लखनऊ आई थी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ट्विटर पर ही सरकार को घेर रहे हैं, जमीन पर उतर नहीं पा रहे। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भी नहीं उतरे थे। दोनों सीटें सपा का गढ़ मानी जाती थी। अब वहां भगवा झंडा लहरा रहा है। 2 सितंबर से 8 सितंबर तक के आंकड़ों को देखें तो पिछले एक सप्ताह में अखिलेश यादव ने 25 ट्वीट के जरिए सरकार पर हमले किए। सवाल यह कि ट्विटर पर सरकार को घेरने से सोशल मीडिया पर तो माहौल बनता है, लेकिन जमीन पर कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए उतरना जरूरी है। यूपी के राजनीतिक मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्री और नेताओं के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। भाजपा जीती सीटों पर पार्टी को मजबूत करने और 50% वोट शेयर से ऊपर पहुंचने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 और यूपी चुनाव 2022 में हारी सीटों पर जीत का समीकरण तैयार करने में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी स्वयं ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, वहीं उनके मंत्री भी साथ दे रहे हैं। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री ने मिलकर सभी 75 जिलों को नापने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इसका असर निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा। विपक्ष के सामने रणनीति का अभाव सबसे बड़ी परेशानी है। भाजपा सरकार में है, जमीन पर उतर रही है, लोगों के बीच पहुंच रही है, अपनी और सरकार की बात पहुंचा रही है, लेकिन विपक्षी दल के नेता सोशल मीडिया के भरोसे बदलाव की कोशिशों में जुटे हैं। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद से अब तो गुलाम नबी आजाद को जिस तरह का समर्थन मिला है, उससे उनका जोश हाई है। इसी वजह से गुलाम नबी आजाद अब कांग्रेस को चेतावनी देने के मोड में आ चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर मैं बैलिस्टिक मिसाइल चलाता तो वे गायब हो जाते। अभी तो हमने सिर्फ 303 राइफल का ही इस्तेमाल किया है और वे उसी से तबाह हो चुके हैं। आजाद ने जम्मू और कश्मीर के भद्रावह में रैली के दौरान कहा कि कांग्रेस ने मुझ पर मिसाइलें दागी, मैंने केवल 303 राइफल से जवाब दिया है और वे तबाह हो गए। क्या होता अगर मैंने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया होता? वे तो गायब हो जाते। 26 अगस्त को आजाद ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी के नाम 5 पन्नों का त्यागपत्र लिखा था। लेटर में उन्होंने पार्टी के नेतृत्व और विशेष रूप से राहुल गांधी को लेकर सवाल उठाए थे। जम्मू और कश्मीर में नई पार्टी की तैयारी कर रहे थे। हालांकि इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पर टिप्पणी से इनकार कर दिया। आजाद ने कहा कि चूंकि मैं पार्टी का 52 साल सदस्य रहा हूं और राजीव गांधी को अपना भाई और इंदिरा गांधी को अपनी मां मानता हूं, मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलना चाहता।
इससे पहले गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद राहुल गांधी पर तीखे हमले किए थे और कांग्रेस को तबाह करने का ठीकरा भी उन्हीं के सिर फोड़ा था। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लेकर महंगाई विरोधी रैली तक सब पर तीखे हमले किए। इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी को भी नहीं बख्शा और उन्हें महज एक रबर स्टाम्प बताया। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस के नेताओं ने आजाद पर तीखे हमले किए। अब गुलाम नबी आजाद ने उनकी बोलती अपनी 303 राइफल से कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुलामी के प्रतीक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया तो कांग्रेस ही नहीं, ममता बनर्जी से लेकर तेजस्वी यादव तक नाराज हो गए और इसकी आलोचना करने लगे। कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि फुटपाथ बनवाकर मोदी की सरकार सड़कों के नाम बदल देती है। अब इस बात को लेकर कांग्रेस में ही घमासान मच गया। कांग्रेस के विधायक ने राजपथ का नाम बदले जाने का स्वागत किया और मोदी सरकार को इसके लिए धन्यवाद दिया। कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पोस्ट के जरिए लिखा कि राजपथ का नामकरण कर कर्तव्य पथ करना स्वागत योग्य निर्णय है। हिमाचल प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य यही नहीं रुके। उन्होंने आगे बढ़कर यह मांग कर डाली कि अंग्रेजों का राज चला गया, उनका हर इमारत पर नाम भी बदल जाना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह के इस बयान से कांग्रेस में हड़कंप मच गया। वजह यह कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं और ऐन चुनाव के पहले विक्रमादित्य सिंह के तेवर कुछ और सियासी संकेत दे रहे हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का प्रस्ताव नई दिल्ली नगर निगम परिषद को दिया था। एनडीएम ने विशेष बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का रास्ता अब कर्तव्य पथ के तौर पर जाना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का लोकार्पण किया और कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया। मोदी सरकार की 13,450 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत पूरी हुई यह पहली परियोजना है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस मोदी सरकार की सेंट्रल विस्टा परियोजना पर विरोध जता चुकी है। कर्तव्य पथ के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फुटपाथ का दोबारा काम करना, कुछ सौंदर्यीकरण करना, नया नाम देना और प्रधानमंत्री का खुद इसका उद्घाटन करना, मुझे समझ नहीं आता कि इसकी क्या जरूरत थी। सवाल यह कि क्या गुलामी के प्रतीकों को मिटाना महज फुटपाथ का रेनोवेशन करना है? अगर कांग्रेस ऐसा सोचती है तो फिर उसकी समझ का कुछ किया नहीं जा सकता। इसके पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि राजपथ का नाम बदलना ही था तो राजधर्म पथ कर देते, अटल जी की आत्मा को जरूर शांति मिलती। कांग्रेस छोड़ चुके जयवीर शेरगिल ने ट्वीट किया और कहा कि राजपथ से कर्तव्य पथ नाम बदलने का सबसे बढ़िया फैसला है। लोक सेवा की मूल सार की याद दिलाता है कि यह शासन करने का अधिकार नहीं बल्कि सेवा करने का कर्तव्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जिस वक्त राहुल गांधी महंगाई को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान से मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे थे, ठीक उसी वक्त कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया और मोदी सरकार के जनधन योजना की अचानक तारीफ कर दी। अचानक इसलिए क्योंकि राज बब्बर ने बिना किसी संदर्भ के जनधन योजना की तारीफ की थी। तब पूरी बात कांग्रेस समझ नहीं पाई, लेकिन अब गुलाम नबी आजाद के तर्ज पर उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तीर चला दिए। राज बब्बर के इस हमले से कांग्रेस काफी बौखला गई है। जब कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की तब भी राज ने यात्रा के लिए शुभकामनाएं तो दी, लेकिन कहने से नहीं चूके कि उम्मीद है कि यह प्रयास देश और कांग्रेस दोनों को जोड़ने की दिशा में अहम साबित होगा। कांग्रेस जोड़ने वाली बात गुलाम नबी आजाद के बयान से मेल खाती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि फिलहाल कांग्रेस को जोड़ने की ज्यादा जरूरत है। इसलिए माना जा रहा है कि राज बब्बर भी गुलाम नबी आजाद की राह पर हैं। 2020 में कांग्रेस के 23 सीनियर लीडर्स ने पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठन पर कुछ सवाल खड़े किए थे। राज बब्बर भी उन्हीं में से एक हैं। अब आजाद कांग्रेस छोड़ चुके हैं, कपिल सिब्बल भी पार्टी छोड़ चुके हैं। सारी जिम्मेदारी आनंद शर्मा और मनीष तिवारी पर आ चुकी है।
माना जा रहा है कि ऐसे में अब इस कुनबे के उन शांत रहे लोगों को आगे किया जा रहा है ताकि वे कांग्रेस के भीतर प्रतिरोध की आवाज तेज करते रहें। फिलहाल राज बब्बर के बयानों में कांग्रेस के लिए केवल तंज है। उन्होंने किसी भी बयान में कांग्रेस को सिरे से खारिज नहीं किया गया है, लेकिन एक बात तो तय है कि बब्बर को भाजपा की नीतियां भाने लगी हैं। कांग्रेस के भीतर इसकी मंशा तलाशी जा रही है। कांग्रेस में ही तमाम लोग मान रहे हैं कि शुरुआत भाजपा की नीतियों में सकारात्मकता और अच्छाई देखने से हुई है, जो आगे कांग्रेस की खामियों तक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। के चंद्रशेखर राव नीतीश कुमार से मिलने पटना गए, लेकिन नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मिलने को लालायित थे। इसलिए केसीआर को किनारे लगाकर वे पहली फुर्सत में दिल्ली पहुंचे। सब मिले, क्या लेफ्ट, क्या केजरीवाल और क्या दूसरी पार्टियां, लेकिन सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इस बात का अफसोस उन्हें रहा और वे जल्दी ही दिल्ली आएंगे। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार राहुल गांधी के लिए फील्डिंग सजा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जिन्होंने सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस के खिलाफ हैं। लेकिन नीतीश कुमार जैसे क्षेत्रीय नेताओं से उन्हें कोई परहेज नहीं है। अब सवाल यह कि क्या राहुल को छोड़ नीतीश कुमार ममता बनर्जी के लिए सियासी गोटियां सेट करेंगे? ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता के लिए एक तरह से नीतीश कुमार को बड़ा संदेश दिया है। ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वे नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और अखिलेश यादव के साथ मिलकर मोर्चा बनाएंगे और 2024 में भाजपा को हराएंगे। लेकिन इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और लेफ्ट को साथ लेने का जिक्र नहीं किया। ममता बनर्जी ने टीएमसी की बैठक के दौरान कहा कि नीतीश कुमार के विपक्षी एकता की वकालत करते हुए क्षत्रपों को साथ लेकर मोर्चा बनाने की पहल करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन के अलावा अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और अन्य नेता भाजपा को 2024 में सत्ता से बेदखल करने के लिए एक साथ आएंगे। इस तरह एक तरफ हम सब होंगे और दूसरी तरफ भाजपा। भाजपा का 300 सीटों का अहंकार उसकी दास्ता होगी। भाजपा पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि ये जो 300 की बात कर रहे हैं, उन्हें हम इन्हीं 5 राज्यों में 100 सीटों का झटका देंगे। ममता ने दावा किया कि भाजपा अपने अहंकार और लोगों के गुस्से के कारण घोर पराजय का सामना करेगी। हम, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और कई अन्य लोग 2024 में एक साथ आएंगे। सभी विपक्षी दल भाजपा को हराने के लिए हाथ मिलाएंगे। 2024 में खेला हो गए। ममता ने साथ ही नया नारा देते हुए कहा कि और नहीं दरकार, भाजपा सरकार। ममता बनर्जी का यह बयान ऐसे समय में आया जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस के सियासी आधार को मजबूत करने के लिए निकले हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीपीएम के सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, ओम प्रकाश चौटाला और शरद यादव समेत कई नेताओं से मुलाकात कर विपक्षी एकता का ताना बाना बुना है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर खुद नीतीश से मिलने पटना गए थे। आरजेडी पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ है। कांग्रेस ने बिहार सरकार को समर्थन दे रखा है। नीतीश जिस तरह विपक्षी एकता की जो तस्वीर बना रहे हैं, उससे क्षेत्रीय दलों के साथ साथ कांग्रेस भी शामिल है। यही वजह था कि नीतीश ने दिल्ली में सबसे पहले राहुल गांधी से मिले और वापस पटना पहुंचने पर कहा कि सोनिया गांधी बाहर थी और उनसे मिलने के लिए दोबारा से दिल्ली जाएंगे। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से पहले जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा था कि बिना कांग्रेस और वाम दल के भाजपा के खिलाफ मजबूत लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, इसलिए विपक्षी पार्टियों को आपसी मतभेद मिटाकर एक साथ आना होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर चाहते हैं कि भाजपा के खिलाफ जो गठबंधन बने उसमें कांग्रेस को शामिल नहीं किया जाए, लेकिन जेडीयू इससे सहमत नहीं है। जेडीयू का मत है कि देश में कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता संभव नहीं है। ममता बनर्जी ने भले ही नीतीश, अखिलेश, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव जैसे नेताओं के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा बनाने की बात कर रहे हों, लेकिन वो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों की बात नहीं की है। इसके अलावा ममता ने हाल ही में उपराष्ट्रपति चुनाव में खुद को बाहर रखकर भाजपा की मदद की थी और आरएसएस की तारीफ की थी। ऐसे में उसके बाद ममता बनर्जी के बारे में विपक्षी खेमे के लोगों की धारणाएं बदलती दिखी। दरअसल ममता बनर्जी केजरीवाल और केसीआर तो कांग्रेस की अगुवाई वाले किसी गठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की कांग्रेस और लेफ्ट से लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की पोल लगातार खुलती जा रही है। पहले तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के पत्र से खुलासा हुआ कि केजरीवाल ने 2 साल से शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित एमसीडी का 383.74 करोड़ रुपए रोक रखा है।
फिर पता चला कि साल 2015 में केजरीवाल ने दिल्ली में 20 कॉलेज बनवाने का वादा किया था, पर वो वादा आज भी सिर्फ एक वादा भर है। और अब ताजा मामले में शिक्षा क्षेत्र में अपने काम की डींग हाँकने वाले केजरीवाल दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में वेतन कटौती कर रहे हैं। यानी दिल्ली के शिक्षा मॉडल को लेकर केजरीवाल सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, जबकि असलियत में तो वो शिक्षा का बजट कम कर रहे हैं। खबरों के अनुसार दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जुलाई की सैलरी में 30 से 50 हजार रुपए तक रोके जाने की बात कही जा रही है। यही नहीं, लगभग दिल्ली के 12 कॉलेज में से 4 साल से वेतन कटौती और देरी से भुगतान हो रहा है। उनके पास फंड की कमी है, लेकिन अब दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में वेतन की कटौती का यह मुद्दा गर्माता जा रहा है। कॉलेज का नोटिस मीडिया के सामने आने के बाद भाजपा केजरीवाल सरकार पर हमलावर है और दिल्ली सरकार के रेवड़ी मॉडल को इसके लिए जिम्मेदार बता रही है। वहीं अब दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन डूटा के चीफ ने भी दावा किया है कि यह स्थिति 12 कॉलेजों में है और 4 साल से फंड की कमी का सामना करना पड़ रहा है। डूटा अध्यक्ष AK बागची ने कहा कि फंड के अभाव में वेतन में देरी हो रही है। दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज समेत 12 कॉलेजों में पिछले 4 साल से शिक्षकों के वेतन में कटौती हो रही है या देरी से पेमेंट हो रहा है। एक साल में हमने 4 से 6 बार प्रदर्शन किया है। मेडिकल बिल का भुगतान नहीं किया जा रहा। नॉन टीचिंग स्टाफ को भी दिक्कत हो रही है। गौरतलब है कि मीडिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज का एक नोटिस आया है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जुलाई की सैलरी में 30 से 50 हजार रुपए तक रोके जाने की बात कही गई है। पैसों की कमी का हवाला देते हुए इसमें कहा गया है कि फंड आने के बाद रुका हुआ पैसा दिया जाएगा। 1990 में स्थापित हुए DDU की 100% फंडिंग दिल्ली सरकार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कई घोटालों में घिरी पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी सरकार का संकट बढ़ता जा रहा है। पूर्व शिक्षा और उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी से लेकर कद्दावर TMC नेता अनुव्रत मंडल तक जेल में हैं, तो वहीं TMC के कई नेता सरकार और संगठन के कामकाज पर नाराजगी जता चुके हैं। वहीं ताजा मामले में लोकसभा में TMC की आवाज बन चुकी महुआ मोइत्रा और ममता बनर्जी के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से सांसद महुआ मोइत्रा को नसीहत दी है। उन्होंने महुआ से साफ कहा है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र पर ध्यान दें और संगठन के कामकाज में दखल न दें। महुआ मोइत्रा कृष्णानगर लोकसभा सीट से सांसद हैं। कोलकाता में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की मीटिंग में नदिया की करीमपुर विधानसभा सीट को लेकर कहा कि वो यहाँ के मामलों को मुर्शिदाबाद के सांसद अबू ताहिर पर ही छोड़ दें। दरअसल करीमपुर से 2016 में महुआ मोइत्रा विधायक चुनी गई थी और इसके चलते वहां से उनका खास लगाव रहा है। वो वहां के मामलों में भी दखल देती रही हैं, जिसे लेकर ममता बनर्जी ने उन्हें चेताया है। TMC ने महुआ मोइत्रा को लोकसभा चुनाव में उतार दिया था और फिर उपचुनाव में विमलेंद्र सिन्हा राय को जीत मिल गई थी। इसके अलावा वहां का प्रभारी अबू ताहिर को बनाया गया था। इसी पर बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि करीमपुर विधानसभा क्षेत्र अब महुआ मोइत्रा के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, बल्कि अबू ताहिर उसके प्रभारी हैं। वो वहां के मामलों को देख लेंगे। दरअसल बीते कुछ दिनों में महुआ मोइत्रा की शिकायत की गई थी। इसमें कहा गया था कि महुआ करीमपुर के मामलों में दखल देती हैं और समानांतर संगठन चलाती हैं। इसमें कुछ नेताओं और इलाके के अधिकारियों का सहयोग है। यही नहीं, उन पर पार्टी की गाइडलाइंस को भी नजरअंदाज करने के आरोप लगते रहे हैं। महुआ मोइत्रा के दखल से स्थानीय विधायक समेत कई नेता नाराज थे। अब ममता बनर्जी की ओर से महुआ को फटकार लगाए जाने के बाद विधायक विमलेंद्र सिन्हा राय ने खुशी जताई है और कहा है कि यह करीमपुर के लोगों के लिए फायदेमंद होगा। सिन्हा ने कहा कि महुआ मोइत्रा करीमपुर में आकर सिर्फ समस्याएं ही पैदा करती हैं। उनकी मौजूदगी के चलते करीमपुर में संगठन को बड़ा नुकसान हुआ है। सिन्हा ने आगे कहा कि मैं करीमपुर से 2 बार का विधायक हूं। वो अक्सर यहां आती हैं, लेकिन मुझे इग्नोर किया जाता है। वो अपने पालतू वीडियो के जरिए यहाँ काम करती हैं। वो मुझे यहाँ काम तक नहीं करने देती हैं। इसीलिए यह पूरा मामला ममता बनर्जी तक पहुंचा। बहरहाल अपने आक्रामक तेवरों के लिए जानी जाने वाली महुआ मोइत्रा और ममता बनर्जी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और इसका असर सरकार से लेकर संगठन तक पर पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।